हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक देख रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग स्टैंडर्ड 12 और गुजरात बोर्ड का आपका सिलेबस है। उसी में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। इट इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें पेज नंबर 21 से हमें आज कंटिन्यू करना है। द टॉपिक इज फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनके बारे में हिस्ट्री दे रखी है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनको इतना बड़ा एक स्टैचर पे कंसिडर किया जा रहा है, इतनी डिग्निटी दी जा रही है। तो उनके कुछ फाइंडिंग्स और उनकी रिसर्च के बारे में और जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए उसके बारे में आज हम यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। उनकी हिस्ट्री है, ही वाज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। और फिर उन्होंने बोला कि एज एन अप्रेंटाइज, एज एन इंटर्न, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री ज्वाइन की, फैक्ट्री में काम किया, अलग अलग कंपनीज में काम किया। फिर वो एक स्टील कंपनी के मैनेजर बने, ये बताया हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो डिफाइन किए रिगार्डिंग मैनेजमेंट, और इसलिए उनको ये नाम या जो टैग है वो दिया गया। अब वो बोल रहे हैं कि कोई भी बिजनेस यूनिट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओनर्स और वर्कर्स। ओनर्स कौन है? जो मालिक हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं। और वर्कर्स कौन है? जो उनके लिए काम कर रहे हैं। सीधी बात है। अब होता ये है, पीसफुली और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, हार्मनी मेंटेन करते हुए इन दोनों के बीच में काम चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या फॉलो होती है कि ओनर जो बोले वो जो एम्प्लॉय है उसको करना है। ये एक सिंपल अप्रोच होती है। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है और इसको बोलते हैं थंब रूल। इस थंब रूल को चेंज करने का काम, ट्रेडिशनल अप्रोच को चैलेंज करने का काम यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर ने किया और उसी की बात यहाँ पे हमने देखी। नेक्स्ट, देयर वाज नो वॉइस ऑफ वर्कर्स, डोमिनेंस ऑफ ओनर्स इंक्रीज। यही होता था। ठीक है, अब टेलर ने बोला कि चलो हम कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अब क्या उनका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है मीनिंग। Scientific management is a mental revolution on the part of a particular unit of employees in a factory. It is a totally mental revolution towards their task, duty, colleagues and owners. मतलब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये पूरा साइकोलॉजिकल और मेंटल गेम है कि कैसे आपको उनको खुश रखना है, उनसे काम भी करवाना है। डेफिनेशन, टेलर डिफाइंड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू and then see to it that they do it in the best and the cheapest way। ठीक है, एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको अपने स्टाफ से करवाना क्या है और क्या सबसे अच्छा तरीका है उनसे काम करवाने का, और वो भी सबसे सस्ते दाम में। ठीक है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सिंस टेलर हिमसेल्फ वाज एन इंजीनियर, ही फाउंड दैट टिल वर्कर्स विल नॉट गेट हायर एंड मोटिवेटेड वेज रेट, दे विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। जब तक अच्छा पैसा नहीं मिलेगा कोई काम क्यों करेगा। विदाउट गेटिंग वर्क डन इन अ ट्रेडिशनल एंड मोटिवेटेड traditional way to get higher productivity, scientific methods should be used to have lower production cost too। दोनों चीजों का ध्यान रखना है ना, मतलब उनको हायर वेज रेट दिखना चाहिए, आपको प्रोडक्टिविटी दिखनी चाहिए, वो भी सस्ते रेट पे। एज मैनेजर्स डू नॉट लोअर वेज रेट एंड एम्प्लॉयज मे नॉट वर्क, he suggested adopting the scientific approach as a challenge to the traditional approach। He presented scientific management as a revolutionary thought where below stated matters were considered। सबसे पहला, each worker should be assigned work as per his mental and physical ability। ये पहली पॉइंट है। each worker should be instructed to perform maximum work as per the category। तो पहले आप उसको इंस्ट्रक्शंस दो कि भाई काम उसको उतना ही दो जितनी उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी है, वो जज करना आपका टैलेंट है। दूसरा, उसको इंस्ट्रक्शंस आप दो कि वो मैक्सिमम काम कर सके जैसे आपने उसको गाइड किया वैसे। each worker doing efficient work rapidly should be paid more wages, that is more than 30% to 100%। मतलब जो अपना काम अच्छे बेस पे कर रहा है, समय रहते कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है, उसको एडिशनल वेजेस मिलने चाहिए, मिनिमम 30% एंड अप टू 100% एक्स्ट्रा। ये बोला होगा, ये उनका सजेशन था। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखें। अच्छा, इसी चीज को उन्होंने आगे भी पॉइंट वाइज मेंशन कर दिया, तो आई डोंट थिंक कुछ खास नया निकलेगा। देख लेते हैं। Frederick Taylor's scientific approach was revolutionary। He was far from the traditional method so that workers and owners may work with harmony। सबसे पहला उन्होंने बोला scientific method। To do work, scientific method should be adopted, embed। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है, जाने दो। Planning and implementation, ठीक है। Job analysis, ये भी हमने देखा कि किससे क्या काम करवाना है, कितना काम है, कितनी मेहनत है उसके अंदर, वो सब जज करके काम देना। Standardization and the simplicity, a scientific process which should be done in advance। Equipment, time, situation of work, resources matters are considered for standardization। मतलब एक सिस्टम सेट करना कि भाई ये काम ऐसे होता है, इसमें इतना टाइम देना पड़ता है, इसके लिए ये इक्विपमेंट चाहिए, वो सब सेटअप।
दैट इज स्टैंडर्ड सिस्टम, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना। तो ये सब आप सेटअप करोगे तभी वो बंदा काम कर पाएगा ना, नेसेसरी है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कुछ बेंचमार्क सेट करना। अब किस जॉब के लिए किस बंदे को रखना है, तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, स्किल, ये सब भी तो मैटर करेगा ना। ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, कहाँ पे क्या काम सीखा है वो, ये सब चीजों के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए कि कौन किस पोस्ट पे होगा। तो ये तो हर जगह होता है। कोई क्रिकेट टीम में है तो ओपनिंग पे वही आएगा ना जो बैटिंग अच्छी करता है, ठीक है। तो जो बॉलर अच्छा है उसको थोड़ी ना पहले बैटिंग करने भेजेंगे। तो कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करवाना जरूरी है। इसके बाद फाइनेंशियल मोटिवेशन, ये भी जरूरी है। वर्कर्स को उस तरीके का एक वेज सिस्टम देना, जैसे आजकल इंसेंटिव सिस्टम चलता है कि जो जितना ज्यादा काम करेगा, जितने ऑर्डर्स लेके आएगा, जितने क्लाइंट को सोलिसिट करेगा, उसको उतना काम मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से। इसके बाद इकोनॉमिकल, हाँ ठीक है, इकोनॉमिकल में वही हो गया कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी आपको लो रखना है। तो इसलिए बोला है ना कि जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, सेल बढ़ा पाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो हम उसको मार्जिन में से एक हिस्सा दे पाएंगे। तो बैलेंस करना, प्रोडक्टिविटी, वेज रेट एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही तो टैलेंट है जो यहाँ पे हमें दिखाना है। मेंटल रिवॉल्यूशन, ये तो हमने बात करी कि कहीं ना कहीं वर्कर्स का भी स्ट्रेस कम हो जाता है, ओनर्स का भी स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि एक बार बेसिक पे और फिर इंसेंटिव वाला सिस्टम रख दिया, एम्प्लॉय अपने आप दौड़ता है अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब इसकी कुछ टेक्निक्स भी दे रखी हैं ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगेन देखें कि उसी पॉइंट से कितना ये रिलेट हो रहा है और कितना नया है। 2-3 टेक्निक्स, सबसे पहला है टाइम स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, तीसरा है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। तो पहले टाइम स्टडी में बोल रहे हैं, इट इज साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन फॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्टेन पार्ट ऑफ अ टास्क। किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगता है पहले आप ये जान लो। Whatever time is decided to finish this work is in normal circumstances is called standard time। यही होता है ना। और जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये चैप्टर आप पढ़ लेना आज जितना मैंने पढ़ाया, तो हम कितनी बार बोलते हुए कि ये आधे घंटे का काम है, ये 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है। तो दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम कि किसी भी एवरेज बच्चे को इतना टॉपिक अगर कवर करना हो तो उसको आधा घंटा लगेगा। तो आपको भी उतना ही लगना चाहिए। अब आपकी स्पीड थोड़ी बहुत आगे पीछे है तो 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, और कितना हो सकता है। आधे घंटे के टॉपिक को आप 2 घंटे तक पढ़ रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी कितनी खराब है आप सोच लो, ठीक है। What as per the tailor, a task should be finished in prescribed time and its careful study is time study। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना लग रहा है, और आइडियल टाइम भी तो सही तरीके से डिसाइड करना है। फिर पता है कितनी बार घर में होता होगा, अभी जैसे लॉकडाउन था ना, तो पेरेंट्स को कुछ काम कराना होता है, ऐसे बोले सब्जी काट दे, ये कर दे, वो बोलते हैं अरे 5 मिनट का काम है यार फटाफट कर दे, और वो काम करने बैठोगे ना तो आधे घंटे से खत्म नहीं होगा जेन्युइनली। फिर आप बोलते हैं 5 मिनट का काम था, बताना तो चाहिए इतना टाइम लगेगा, आपने तो 5-5 मिनट बोल के 2 घंटे काम करा लिया हमसे, ठीक है, वैसा होता है। तो प्रॉपरली स्टडी करना भी आना चाहिए कि इस काम के लिए एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, अचीविंग द एम्स टाइमली, टाइम स्टडी इस चीज में काम आता है। पता है अगर आप घर पे जैसे कारपेंट्री का या फर्नीचर का काम करा रहे हो, कलर काम करा रहे हो, तो वो आता है पहले पूरा घर देखता है और फिर लास्ट में वो बताएगा कि भाई 7 से 10 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे, और आपको भी मालूम है वो जितना बोल रहा है ना उससे ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट उनको भी नहीं खत्म कर दूंगा। तो जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि 15 दिन बोल रहा है मतलब ये 25 दिन निकालेगा, और 1 हफ्ता बोल रहे हैं मतलब 15 दिन निकालेगा। तो वो अपना कैलकुलेशन है, बट कितनी बार वो लोग एक्यूरेट भी बोलते हैं कि 10 दिन से पहले नहीं होगा, मिनिमम 10 दिन लगेगा, उससे पहले नहीं होगा। तो दैट इज द टाइम स्टडी कि कितना वो गिनवा भी देते हैं, बोले अभी देखो ये रूम है, इसमें इतना उसको घिसाई करनी पड़ेगी, फिर उसको प्राइमर लगाना पड़ेगा, लापी भरनी पड़ेगी, फिर कलर होगा, फिर सूखेगा, ये वो गिनती चालू कर देता है। तो उनके माइंड में कैलकुलेशन होता है कि इतना काम करने के लिए इतना टाइम तो चाहिए, ठीक है। इसके बाद मोशन स्टडी, यहाँ पे बोल रहे हैं इट मीन्स द मेथड ऑफ रिमूविंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल। हाँ ये भी होता है, मतलब अननेसेसरी लोग मूवमेंट कर रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हैं, मटेरियल यहाँ से उठा के वहां रख रहे हैं, बंदे इधर से उधर जा रहे हैं, उसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है। मैंने इसका एक केस स्टडी देखा था, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे आता था मेगा फैक्ट्रीज, अगर आप मेगा फैक्ट्रीज का वो प्रोग्राम देखोगे तो उसमें कोका कोला की फैक्ट्री का एक पूरा
उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाया था और उसमें ये बताया कि कोका कोला की फैक्ट्री काम कैसे करती है। उन्होंने ये किया है, उस फैक्ट्री के अंदर ना एक वो पूरी चेन, मतलब वो ट्रॉली या जो ट्रेन होती है ना, उस तरीके की ट्रैक बना दिया और उसके ऊपर बॉटल्स जो है वो पैक होने के बाद ट्रांसपोर्ट होती रहती है। मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन बॉटल्स को लेके जाना है तो वो ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो वो उन्होंने क्यों किया कि भाई एक जगह बॉटल में फिलिंग होती है, उस पर कैप लगते हैं, लेबलिंग होता है, फिर उसको उठा उठा के लेके जाओ तो उसमें टाइम कितना वेस्ट होगा, लेबर कितनी लगेगी। तो पूरी ट्रॉली बना दी, ठीक है। पूरा फैक्ट्री जो है वो ट्रॉली के चैनल से कनेक्टेड है। तो किसी भी पार्ट से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर उनको लेके जानी है वो ट्रॉली, मतलब बॉटल्स, तो वो ट्रॉली के थ्रू ऑटोमेटेड वे में जाती है। ना बंदे की जरूरत है, ना उसके लिए कुछ करना है। और वो ट्रॉली भी उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, हवा मतलब फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा हाइट पे बनाई है कि नीचे सारा प्रोसेस चलता रहे, मशीन्स का काम चलता रहे, ऊपर से बॉटल्स पास ऑन हो रही है। ऐसा दिमाग उन्होंने लगाया, तो इससे टाइम और कॉस्ट सेव होता है। तो ये करना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड द मोशन स्टडी। इससे आप अपना कॉस्ट सेव कर सकते हो और रिसोर्सेज जो है वो बचा सकते हो। फिर डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम है। डिफरेंशियल वेज का मतलब वही है, जो जितना प्रोडक्शन अच्छा करेगा, जो जितना काम और मेहनत करेगा, उसको उतना इंसेंटिव, उसको उतना पैसा मिलेगा। इससे अपने आप मोटिवेशन आता है लोगों में कि हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। भाई 10 घंटे की शिफ्ट में 200 यूनिट बनाता है, मैं 210 बनाऊंगा तो मुझे 10 यूनिट पे पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो दैट वे यू कैन मोटिवेट योर एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। अच्छा, अब इसके साथ हमारा जो टेलर वाला पार्ट है, मिस्टर टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो पार्ट है दैट इज हेनरी फेयोल, ये भी थोड़ा डिटेल्ड है। तो अगेन अपने इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। आज के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं एक लेक्चर में एक मैनेजमेंट टेक्निक कंप्लीट करूंगा, दूसरे लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक तो कोई क्वेरी होगी नहीं, फिर भी अगर कुछ है तो आप पढ़ के एक बार उसको पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।